बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद रहमानी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम राह प्रोफाइल के साथ। नाज़रीन, एडिसन ने बल्ब ईजाद करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान का एक हमें तोहफ़ा दिया। मुल्क के अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुस्लिमा को और नौजवानों को अपनी फ़िक्र से रोशनास करवाया। इसी तरह मुतादिद शख्सियात हमारे इस मुल्क की मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान देख लीजिए। इसके अलावा दुनिया भर में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। महातीर मोहम्मद, गांधी, नेहरू और दीगर शख्सियात ना सिर्फ उन्होंने बहुत सारी खदमात अंजाम दी हैं और अपने वक्त में, अपने अहद में एक तारीख़ रकम की है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मुल्क की तरक्की भी चाहते हैं और इस मुल्क को सफ़े अव्वल की फ़हरिस्त में देखना भी चाहते हैं। नाज़रीन, ऐसे लोग मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार भी अदा करते हैं और इसके लिए जद्दोजहद करते हैं और इंतहाई मुखलिस मेहनत, ईमानदारी से इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना ईमानदारी के साथ लगाते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो के अंदर ऐसे ही नामवर शख्सियत को दावत दी है जो कि एक नामवर समाजी रहनुमा है। आप हक नवाज़ अख्तर साहब का मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। समाजी रहनुमा होने के साथ साथ आप 1981 से 1986 तक स्टील मिल पाकिस्तान के चेयरमैन रहे और आप ही के दौर के अंदर उनका स्टील मिल का जो तामीरी काम है वो मुकम्मिल हुआ। अदब सकाफ़त से गहरा लगाव रखते हैं। आपकी मुतअद्दिद किताबें इस वक्त शाया हो चुकी हैं। आपकी मुलाकात आज हक नवाज़ अख्तर साहब से करवाते हैं। आइए नाज़रीन, से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं अपने इस राह प्रोफाइल प्रोग्राम के अंदर आपको। हक नवाज़ साहब, अपनी जो इब्तदाई हालात ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ बताइएगा नाज़रीन को। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 4 दौर आप समझ लीजिए, एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। वालिद साहब उस वक़्त जिसे कहते हैं निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क थे, लेकिन उनकी मुलाजमत जो थी वो एक उनके अफसर ने जो मुतअस्सब हिंदू थे उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया और उसके बाद हमारा ख़ानदान बहुत गुर्बत की हालत में चला गया। ये वो अजीब सा वक्त था कि उस वक़्त मैं तो छोटा था, लेकिन ये ख़्याल ज़रूर आया कि अब मेरी तालीम का क्या बनेगा। और लोगों ने भी यही कहा कि अब आप तो कोई ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये हुआ ये कि अल्लाह के फजल से मुझे 4th जमात में ही वजीफ़ा मिल गया। मैं डिस्ट्रिक्ट में अव्वल नंबर आया तो मुझे वजीफ़ा घर के हालात आपके मुतमव्विल नहीं थे? नहीं, बचपन से ही आपने हाँ वो बचपन से हाँ बहुत ही गुर्बत वो इस किस्म की देखी कि कई दिन ऐसा होता था कि हमारी वालदा जो थी सिर्फ एक खाने पे इक्तफ़ा करती थी। तो ये यानी इसलिए ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि मायूस ना हो। अल्लाह ताला बड़ी फजल देता है और तरक्की करने के मौके सब के लिए खोल देता है। मैट्रिक में मैं इतने अच्छे नंबरों से पास की, वजीफ़ा भी मिल गया। तो वाले साहब ने ये कहा, मैंने उन्हें ऑफ़र किया। वजीफ़ा जो आपको मिला उसकी मतलब क्या, कितनी रकम मुख्तसर रकम देखिए जी, 4th में जो वजीफ़ा मिला वो 4 रुपये था। गवर्नमेंट की तरफ से था? जी हाँ, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन देती थी। तो वो असल में ये है कि उस ज़माने के 4 रुपये जो थे वो किताबों के लिए, फ़ीसों के लिए काफ़ी थे। अच्छा, MSF को आपने ज्वाइन इसलिए किया कि आपके जो राइट्स थे वो नहीं, क्या ये वजह थी MSF में जाने की? मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में दरअसल यही है कि हमने हालात का जब जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वाहिद रास्ता यही है कि उनका अलहदा एक वतन होना चाहिए। अच्छा, पहली जो आपकी तैनाती हुई CSS क्लियर करने के बाद वो कस्टम में हुई है? कस्टम में, जी हाँ। कस्टम कराची? जी हाँ, कस्टम हाउस कराची से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया और कस्टम में मैं काफ़ी देर रहा। कितना अरसा तकरीबन रहे कस्टम डिपार्टमेंट में आप? कस्टम डिपार्टमेंट में तकरीबन मैं 11 साल रहा। क्या क्या तब्दीलियाँ मैंने क्या की? यहाँ पे कराची में रहा, फिर हैदराबाद, सक्खर, फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में रंगपुर में गया, सिलेट गया और हर जगह काम किया। अच्छा यानी एंजॉय किया और लोगों की खिदमत की। गवर्नमेंट सर्वेंट को ये समझना चाहिए कि ही इज़ नॉट द सर्वेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी आदमी का नहीं है, किसी वो वज़ीर का नहीं है,
he is a servant of the people. جناب آج کل تو وزرائے اعظم، وزیر، مشیر، ہاں پروٹوکول، کچنز پہ کروڑوں روپے کے اخراجات، پروٹوکول پہ اخراجات، ولیموں پہ، شادیوں پہ، بے دریغ قوم کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، بات ہے کہ کوئی ان سے جواب طلبی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. نہیں، جواب طلبی تو لوگ کرتے ہیں. دیکھیے نا، روزانہ آپ کو ایک نہ ایک کہانی ہمارے بڑے بڑے وزراء کی مل جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اسراف سے کام لیتے ہیں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا. اور ہم جو جمہور ہیں، ہم بھی ان سے حساب نہیں مانگتے، ورنہ یہ جو ایک شور مچا ہوا ہے کہ جمہوریت قائم رہنی چاہیے، میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جمہوریت یہ تو نہیں ہے. کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہے؟ نہیں ہے. موروثی ہے، موروثی پارٹیاں ہیں. دیکھیے پی 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 کو ایک خاندان کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز گروپ ہے ایک خاندان کی پارٹی ہے. اچھا، کاف لیگ ہے، چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی ایک ہی، چودھری ظہور الہی کے بیٹے اور بھتیجے وہی ہیں، اور آگے مونس الہی کو تیار کر رہے ہیں. اچھا، یہ جناب جمہوریت نہیں ہے. سیر و تفریح کا بھی شوق ہے. ہاں جی، سیر و تفریح کے شوق کے علاوہ کہاں مطلب کن کن ممالک کا دورہ کیا، اور کن کن ایسی نامور شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی آپ کی؟ سیر و تفریح تو شوق تو بہت تھا، لیکن یہ کہ وہ اتنا مالی استطاعت نہیں تھی. لیکن اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ مجھے سرکاری جو آپ کے ٹورز وغیرہ، اور اس میں بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ 3 دفعہ میں امریکہ گیا ہوں. 2 دفعہ امریکن حکومت کی دعوت پر. حالانکہ افسر میں یہ کم ہوتا ہے، عام طور پر تو وزیر وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو دعوت نامے ملتے ہیں. میں بطور سرکاری افسر کے امریکہ کا 3 وزٹ میں، 1 دفعہ یونائٹڈ نیشن نے بلایا تھا، فیلوشپ دی تھی، اور 2 دفعہ امریکی حکومت کی طرف سے مجھے بلایا گیا. ناظرین، ہم مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. حق نواز اختر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے.